नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। पुराने जमाने में भारत का ज्ञान मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स या जिसे आईकेएस कहते हैं, वो पश्चिम तक कैसे पहुंचा, जैसे मध्य एशिया और यूरोप तक, और उसने वहां क्या असर डाला। हमारे पास कुछ स्टडीज हैं जो इसी पुराने लेन देन की कहानी बताती हैं। तो हमारा मकसद है इन स्टडीज की रोशनी में ये समझना कि ये विचार और तरीके पश्चिम तक पहुंचे कैसे और उनका असर क्या हुआ। चलिए इस रोमांचक खोज की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम आईकेएस या भारतीय ज्ञान प्रणालियों की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसमें वेद हैं, उपनिषद है, महाकाव्य हैं, इन सब पर आधारित बहुत कुछ है। सोचिए, फिलॉसफी से लेकर साइंस, एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ। हाँ, बहुत विशाल है। और ये ज्ञान फैला कैसे? तो ज्यादातर तो पुराने व्यापार के रास्तों से फैला, जैसे सिल्क रोड से भी पहले के रास्ते थे उनसे, या फिर लोग जब एक जगह से दूसरी जगह बसे और संस्कृतियों का मेलजोल हुआ उससे। ये जानना भी जरूरी है कि ये असर मतलब सिर्फ एक तरफा नहीं था। हाँ। भारतीय विचारों ने पश्चिम को बहुत कुछ दिया, ये सच है, लेकिन मेसोपोटामिया जैसी जगहों की जो नई चीजें थी, जैसे शहरों की प्लानिंग वगैरह, उन्होंने भी भारत पर अपना असर डाला। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से भाषा से करते हैं। संस्कृत की बात आती है तो अक्सर लोग उसे सिर्फ एक भाषा की तरह देखते हैं, पर वो तो ज्ञान पहुंचाने का एक जबरदस्त जरिया थी। यहाँ से बात थोड़ी दिलचस्प होती है ना। हाँ, बिल्कुल। और संस्कृत का यूरोपीय भाषाओं पर जो असर दिखता है, देखिए उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जुड़ी हैं एक बहुत पुरानी साझा भाषा परिवार से। उसे कहते हैं प्रोटो इंडो यूरोपीय या पीआईई। पीआईई, हाँ सुना है इसके बारे में। माना जाता है कि ये भाषा लगभग 4500 से 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से हजारों साल पहले, शायद पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के मैदानी इलाकों में बोली जाती थी। और इसी सिलसिले में सर विलियम जोन्स की वो बात याद आ रही है, 1786 की। जी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में इतनी समानताएं हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब इनके बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता है। और शायद इसी सोच ने कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की नींव रखी। बिल्कुल सही। इसी से तुलनात्मक भाषा विज्ञान शुरू हुआ, और इसके कई उदाहरण हैं जिन्हें लिंग्विस्टिक्स में कॉग्नेट्स कहते हैं। मतलब वो शब्द जो अलग-अलग भाषाओं में एक ही जड़ से निकले हैं और मिलते जुलते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे संस्कृत का शब्द है पितृ, पिता के लिए। जी। वो लैटिन के पैटर, ग्रीक के पतर और पुरानी अंग्रेजी के फेदर जैसा है, बिल्कुल मिलता जुलता। अच्छा। या फिर संस्कृत का सप्त यानी सात, जी। वो लैटिन में सेप्टम बन गया और ग्रीक में हेप्टा। तो ये दिखाता है कि ये भाषाएं एक ही बड़े परिवार की अलग-अलग शाखाएं हैं। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले बोली जाने वाली एक भाषा की छाप आज भी यूरोप की भाषाओं में मौजूद है। क्रिया रूप है, मतलब वर्ब्स की बनावट, वो ग्रीक, लैटिन, यहाँ तक कि फारसी और जर्मनिक भाषाओं से भी मिलती है। अच्छा। हाँ, तो इससे ये बात और पुख्ता हो गई कि ये सब भाषाएं वाकई एक ही परिवार से निकली हैं। फिर बाद में और भी भाषाविदों ने इस पर काम किया। और क्या कुछ शब्द सीधे संस्कृत से अंग्रेजी या दूसरी पश्चिमी भाषाओं में आए हैं आजकल जो इस्तेमाल होते हो? बिल्कुल आए हैं। बहुत से शब्द हैं जो आजकल आम इस्तेमाल में हैं, जैसे योग है ना, ये संस्कृत के युज यानी जोड़ना से आया है। हाँ, योग तो बहुत कॉमन है। फिर कर्म, ये संस्कृत कर्मन से है, जिसका मतलब काम या भाग्य होता है। निर्वाण, गुरु, मंत्र, अवतार, ये सब शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं और अब तो ये पश्चिमी सोच और संस्कृति का हिस्सा जैसे बन गए हैं। ये तो यूरोप की बात हुई। हाँ। क्या मध्य एशिया, ये जैसे फारस, उस तरफ भी संस्कृत का ऐसा ही असर था? हाँ, बिल्कुल था। मध्य एशिया में एक इलाका है तारिम बेसिन। वहाँ 5वीं से 8वीं सदी के बीच तोखारी भाषाएं बोली जाती थीं। पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं उनकी। उनमें भी संस्कृत के शब्द मिलते हैं, जैसे कर्माण शब्द मिला है। अच्छा। और प्राचीन फारसी भाषा अवेस्तिन, वो तो संस्कृत की बहुत करीबी रिश्तेदार मानी जाती है। उसमें एक शब्द है अहूर, जिसका मतलब है देवता। अच्छा। ये संस्कृत के असुर शब्द से जुड़ा है। असुर? लेकिन संस्कृत में तो असुर का मतलब राक्षस जैसा होता है। हाँ, यही दिलचस्प बात है। देखिए, संस्कृत में बाद में असुर का मतलब बदल गया, थोड़ा नकारात्मक हो गया, लेकिन अवेस्तिन में अहूर देवता ही रहा। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ शब्दों के मायने भी बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के साथ साथ कहानियां, मिथक, ये भी सफर करते होंगे। जैसे ये असुर वाली बात माइथोलॉजी से जुड़ी लग रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
माना जाता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास जब ये इंडो यूरोपीय लोग अलग अलग दिशाओं में फैले ना, तो वो अपनी कहानियां और देवी देवताओं की जो कल्पनाएं थीं वो भी साथ ले गए। इसीलिए हमें भारत और यूरोप की पौराणिक कथाओं में कई समानताएं मिलती हैं। जैसे कि कोई मजेदार उदाहरण है इसका? कई हैं। जैसे वेदों में इंद्र देवता हैं, वज्र रखते हैं, बिजली और तूफान के देवता हैं। इनकी समानता नॉर्स मिथकों के देवता थॉर से की जाती है, वो हथौड़ा रखते हैं। हाँ, थॉर को तो सब जानते हैं आजकल। और स्लाविक मिथकों के देवता पेरुन है, वो भी गरज और बिजली के देवता हैं। भाषाविद मानते हैं कि ये सभी किरदार एक पुराने प्रोटो इंडो यूरोपीय देवता परखुनोस से निकले हैं। परखुनोस का मतलब होता था प्रहार करने वाला। वाह, यानी इंद्र, थॉर और पेरुन एक तरह से पुराने बिछड़े हुए भाई जैसे हो सकते हैं। क्या बात है। कह सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, देवों और असुरों के बीच संघर्ष की कहानियां हैं, ऋग्वेद में मिलती हैं। ये कुछ ग्रीक माइथोलॉजी में ओलिम्पियन देवताओं और टाइटन्स के बीच हुई लड़ाई की याद दिलाती हैं। हाँ, वो भी बड़ी मशहूर लड़ाई थी। और याद है वो असुर शब्द का बदलता मतलब, वो भी इसी से जुड़ा हो सकता है कि कैसे कहानियों के किरदार भी समय के साथ अच्छे या बुरे बन जाते हैं। और हमारे जो महाकाव्य हैं जैसे रामायण, महाभारत, उनमें भी कुछ समानताएं मिलती हैं क्या? हाँ, उनमें भी दिखती हैं। जैसे महाभारत में मनु की जल प्रलय की कहानी है। हाँ। सब कुछ डूब जाता है और मनु एक नाव बनाकर बचते हैं। हाँ, नूह की कहानी जैसी। बिल्कुल। ये कहानी मेसोपोटामिया के गिलगमेश महाकाव्य में उत्नपिश्तिम की कहानी और बाइबल में नूह की कहानी से बहुत मिलती है। हालांकि भारतीय कहानी में एक चीज और है, कल्प यानी समय के चक्र का आइडिया। ये उपनिषदों वाली सोच है। और क्या ग्रीक मिथकों पर भी कोई सीधा असर दिखता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि हाँ, जैसे ग्रीक देवता डायोनिसस हैं, उनके उन्मादी नृत्य होते थे और भगवान शिव का तांडव नृत्य है। इनमें कुछ लोग समानताएं देखते हैं। अच्छा। हो सकता है ये विचार फारस के रास्ते ग्रीस पहुंचे हों, ये एक संभावना है। इसी तरह वेल्स की पुरानी कहानियां हैं, माबिनोजियन कहते हैं उन्हें। उनमें एक दूसरी दुनिया का जिक्र है, एनवन। ये शब्द थोड़ा थोड़ा संस्कृत के लोक जैसा लगता है। लेकिन क्या इन समानताओं का कोई ठोस सबूत भी है? मतलब सिर्फ कहानियां मिलना तो इत्तेफाक भी हो सकता है, ये सिर्फ अंदाजे हैं? नहीं, सिर्फ अंदाजे नहीं है। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से भी कुछ इशारे मिलते हैं। जैसे आजकल के तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के पास एक पुरानी सभ्यता थी, बैक्ट्रिया मार्गियाना कॉम्प्लेक्स, लगभग 2000 ईसा पूर्व की। वहां से कुछ मोहरें मिली हैं। उन पर ऐसी आकृतियां बनी हैं जो भगवान शिव के शुरुआती रूप, मतलब प्रोटो शिव जैसी लगती हैं। ओह, 2000 ईसा पूर्व। हाँ, और कुछ लोग इन्हें ग्रीस के मिनोअन सभ्यता के जो बैल के ऊपर कूदने वाले मिथक हैं, उनसे जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ मिलती जुलती नहीं है, बल्कि शायद ये एक बड़े यूरेशियन कहानी नेटवर्क का हिस्सा थीं, जहां विचार और किरदार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। भाषा और कहानियों के बाद अच्छा, अब आते हैं फिलॉसफी पर, यानी दर्शन पर। मैंने सुना है कि ग्रीक फिलोसफर्स पर भी भारतीय सोच का असर पड़ा था, खासकर सिकंदर के भारत आने के बाद, वो 326 ईसा पूर्व वाला। ये विचारों का प्रवाह कैसे हुआ होगा? हाँ, देखिए, सिकंदर के हमले के बाद यकीनन भारत और ग्रीस के बीच संपर्क बढ़ा, ये तो है। लेकिन शायद संपर्क उससे पहले से भी था। कुछ विद्वान सुकरात के विचारों में भी भारतीय झलक देखते हैं। सुकरात में? कैसे? सुकरात ने किस पर जोर दिया? खुद को जानो, है ना? नो दाई सेल्फ, या ग्रीक में ग्नोथिसेओटॉन। हाँ, बिल्कुल। ये बात उपनिषदों के आत्मन यानी अपने असली स्वरूप को पहचानने वाले विचार जैसी लगती है। और ये विचार तो उनसे भी पुराने बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जो शायद 700 ईसा पूर्व का है। क्या इसका कोई सबूत है कि सुकरात कभी किसी भारतीय दार्शनिक से मिले थे? देखिए, इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, पर एक पुरानी कहानी है, एरिस्टोक्सिनस नाम के लेखक ने लिखी थी। उसमें सुकरात की मुलाकात एक भारतीय दार्शनिक से होती है, और वो भारतीय दार्शनिक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ इंसानी मामलों को समझकर बिना दिव्य ज्ञान के पूरी सच्चाई जानी जा सकती है। ये कुछ भगवत गीता के ज्ञान और कर्म के मिले-जुले रास्ते जैसा लगता है। अच्छा, और पाइथागोरस के बारे में क्या? उनके बारे में भी कहते हैं कि वो पुनर्जन्म में मानते थे और शाकाहारी थे।
ये भी भारत से आया था? हाँ, पाइथागोरस लगभग 570-495 ईसा पूर्व के बारे में ये बातें कही जाती हैं। कुछ पुराने लेखक हैं, जैसे अपोलोनियस ऑफ टाइना, उन्होंने लिखा है कि पाइथागोरस ने ये विचार शायद भारत के जिम्नोसोफिस्ट से सीखे थे। जिम्नोसोफिस्ट? ये कौन थे? ये असल में ग्रीक शब्द है उन नग्न घूमने वाले तपस्वियों या दार्शनिकों के लिए, जो शायद जैन या आजीवक परंपरा के रहे हों। ये संपर्क शायद फारस के रास्ते हुआ हो। पुनर्जन्म का विचार, जिसे भारत में संसार कहते हैं, वो उस समय ग्रीस में बहुत नई बात थी। और प्लेटो? वो तो पश्चिमी दर्शन के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। क्या उन पर भी भारतीय दर्शन का असर था? प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य थे, उनके विचारों और उपनिषदों की सोच में कुछ बहुत ही दिलचस्प समानताएं मिलती हैं। जैसे? प्लेटो का फॉर्म्स का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, या ग्रीक में एडोस। हाँ, वो मानते थे कि ये दुनिया असली नहीं, परछाई है। बिल्कुल, कि ये दुनिया जो हमें दिखती है, ये असली नहीं है, बल्कि एक आदर्श शाश्वत दुनिया की परछाई मात्र है। ये विचार उपनिषदों के ब्रह्म के कॉन्सेप्ट जैसा है, यानी एक परम न बदलने वाली सच्चाई जो असली है। और कोई समानता है प्लेटो और उपनिषदों में? हाँ, प्लेटो ने अपनी किताब फीडो में आत्मा के अमर होने की बात की है। हाँ। ये छांदोग्य उपनिषद के मशहूर वाक्य तत् त्वम् असि, यानी तुम वही हो, यानी तुम्हारी आत्मा ही ब्रह्म है, की भावना से काफी मिलता है। और प्लेटो की गुफा वाली कहानी एलेगोरी ऑफ द केव, वो तो बहुत मशहूर है, जिसमें लोग गुफा में सिर्फ परछाइयां देखते हैं और उन्हीं सच मान लेते हैं। ये वेदांत के माया के कॉन्सेप्ट जैसा है कि ये दुनिया एक भ्रम है। तो क्या ये पक्का है कि प्लेटो ने उपनिषद पढ़े थे, या ये विचार उन तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने सीधे पढ़े थे या नहीं, शायद नहीं, लेकिन उस जमाने में विचारों का लेन देन होता था, खासकर फारस के रास्ते। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये भारतीय विचार उन तक किसी न किसी रूप में पहुंचे हों। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिमी दर्शन की कुछ बुनियादी मानी जाने वाली अवधारणाओं की गूंज या शायद जड़ें भी बहुत पुरानी भारतीय सोच में मिल सकती हैं, जो हजारों किलोमीटर का सफर करके वहां तक पहुंची। प्लेटो के बाद एक और धारा आई थी, नव प्लेटोवाद, नियोप्लेटोनिज्म। सुना है वहां भी भारतीय दर्शन का असर और साफ दिखता है। हाँ, नव प्लेटोवाद में खासकर प्लोटिनस 204 से 270 ईस्वी के विचारों में यह असर और भी साफ लगता है। प्लोटिनस का एक मुख्य सिद्धांत था उद्भव का, एमिनेशन। वो मानते थे कि सब कुछ एक परम स्रोत से निकला है, जिसे वो द वन या ग्रीक में टू हॉर्न कहते थे। जैसे रोशनी सूरज से निकलती है, वैसे ही सब कुछ द वन से निकला है। ये तो उपनिषद जैसा लग रहा है, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति। बिल्कुल, उपनिषदों में जैसे ब्रह्म से सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है, आत्मा प्राण के रूप में, ये विचार उसी से मिलता जुलता है। क्या प्लोटिनस खुद भारत या उसके दर्शन के बारे में जानते थे? उनके एक शिष्य थे पोर्फिरी। उन्होंने लिखा है कि प्लोटिनस भारतीय और पारसी दर्शन को जानने में बहुत रुचि रखते थे, और एक बार तो वो पारस जाने वाली रोमन सेना के साथ हो लिए थे ताकि वहां के दार्शनिकों से मिल सकें। हालांकि वो पहुंच नहीं पाए थे। अच्छा, कोशिश की थी उन्होंने। हाँ, और प्लोटिनस का एक और कॉन्सेप्ट है हेनोसिस, यानी आत्मा का वापस अपने परम स्रोत द वन में मिल जाना। ये योग के अंतिम लक्ष्य समाधि जैसा है, जिसमें व्यक्ति परम सत्य के साथ एक हो जाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा कनेक्शन लग रहा है। हाँ, और नव प्लेटोवाद में दुनिया की एक संरचना बताई गई है। सबसे ऊपर द वन, फिर नाउस यानी बुद्धि या मन, और फिर साइकी यानी आत्मा। ये कुछ हद तक वेदांत की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव की संरचना की याद दिलाता है। हालांकि ये पूरी तरह एक जैसा नहीं है, पर समानता है। बाद के जो नव प्लेटोवादी विचारक थे, जैसे इआम्ब्लिकस, उन्होंने तो इसमें धार्मिक रीतियां और मंत्रों जैसी चीजें भी जोड़ी, जिनमें कुछ विद्वान तांत्रिक प्रथाओं की झलक देखते हैं। तो ये विचार प्लोटिनस तक पहुंचे कैसे होंगे? क्या रास्ता रहा होगा? एशिया हो सकता है। देखिए, 1ली से 3री सदी में उस इलाके में कुषाण साम्राज्य का राज था। वहां ग्रीक और बौद्ध संस्कृति का जबरदस्त मेलजोल हुआ था, जिसे हम गांधार कला में देखते हैं। हाँ, गांधार कला तो बहुत मशहूर है। हाँ, तो हो सकता है कि बैक्ट्रिया, जो आज का अफगानिस्तान है, कि बौद्ध भिक्षुओं के जरिए ये विचार मिस्र के अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचे हों। प्लोटिनस वहीं रहते थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ज्ञान के लेन देन का एक बहुत पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखाता है, जो पूरब और पश्चिम को जोड़ रहा था। ये विचारों का सफर तो कमाल का है।
लेकिन ये विचार सिर्फ हवा में तो नहीं तैरते होंगे। लोग, सामान, पैसा, इनका भी तो कोई रोल रहा होगा। मतलब व्यापार का क्या कनेक्शन था इसमें? बिल्कुल, व्यापार तो विचारों के लेन देन का शायद सबसे बड़ा जरिया था। खासकर भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार था, इंडो रोमन ट्रेड, ये पहली सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक अपने चरम पर था। हाँ, इतना ज्यादा व्यापार कैसे हो पाया? इसकी एक बड़ी वजह थी मॉनसून हवाओं की खोज। नाविकों को पता चल गया कि साल के कुछ महीनों में हवाएं एक दिशा में बहती हैं और कुछ महीनों में उल्टी। इससे समुद्री सफर बहुत तेज और आसान हो गया, सीधा अरब सागर पार करके लाल सागर तक। हाँ, मैंने पढ़ा है कि केरल के मुजीरिस जैसे बंदरगाहों से जहाज सीधे लाल सागर में मिस्र के रोमन बंदरगाहों जैसे बेरेनिक तक जाते थे। और रोमन लोग भारतीय मसालों, खासकर काली मिर्च और मोतियों, रेशम के इतने दीवाने थे कि रोम का बहुत सारा सोना भारत आ रहा था। वो रोमन इतिहासकार प्लिनी दी एल्डर, उन्होंने इस पर दुख भी जताया था, है ना? बिल्कुल सही कहा। प्लिनी ने ही लिखा था इसके बारे में। कहते हैं कि सम्राट ऑगस्टस के जमाने में हर साल 100 से भी ज्यादा जहाज भारत आते जाते थे। भारत से क्या जाता था? कपास, मलमल, नील, कीमती पत्थर, हाथी दांत और सबसे जरूरी मसाले, और रोम से शराब, कांच के बर्तन, मूंगा और जाहिर है सोने चांदी के सिक्के आते थे। इसका कोई रिकॉर्ड भी है? हाँ, पहली सदी का एक ग्रीक दस्तावेज है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसमें भारत के 30 से ज्यादा बंदरगाहों का जिक्र है जहां से रोम के साथ व्यापार होता था। और दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, उस जमाने के रोमन सिक्कों के बड़े बड़े खजाने मिले हैं, ढेर सारे सिक्के। ये सब उस व्यापार के पैमाने को दिखाता है। तो इस सामान के साथ क्या विचार भी आए गए? मतलब संस्कृति का लेन देन? यकीनन, बिल्कुल हुआ। जब व्यापारी, नाविक, यात्री आते जाते हैं तो वो सिर्फ सामान नहीं लाते ले जाते, वो अपनी भाषा, अपनी कहानियां, अपने रीति रिवाज, अपने आइडियाज भी साथ लाते हैं। जैसे भारत से शून्य, जीरो का कॉन्सेप्ट और गिनती का सिस्टम, जिसे आज हम अरबी अंक कहते हैं, पर वो असल में भारतीय थे। ये शायद इसी व्यापार के जरिए धीरे धीरे पश्चिम तक पहुंचा। अच्छा, और शतरंज का शुरुआती रूप चतुरंग, वो भी शायद इसी रास्ते गया। ये तो रोम की बात हुई। क्या हम मेसोपोटामिया, आज का इराक और मध्य एशिया के साथ भी ऐसे पुराने व्यापारिक रिश्ते थे, रोम से भी पहले? हाँ, और ये रिश्ते तो रोम वाले व्यापार से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं, बहुत पुराने। लगभग 2500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 4500 साल पहले। तब सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के बीच जोरों का व्यापार होता था। 4500 साल? हाँ, सुमेरियन दस्तावेजों में मेलूहा नाम की जगह का जिक्र है, जहां से जहाज कीमती सामान लेकर आते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलूहा सिंधु घाटी ही थी। क्या जाता था वहां से? वहां से कार्नेलियन के मनके, हाथी दांत, लकड़ी जाती थी और बदले में ऊन, चांदी, टिन जैसी चीजें आती थीं। मेसोपोटामिया के ऊर जैसे शहरों की खुदाई में सिंधु घाटी की बनी मोहरें मिली हैं। और गुजरात का लोथल बंदरगाह, वो शायद इसी व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। 4500 साल पहले? ये तो मतलब बहुत लंबा समय है, विश्वास करना मुश्किल है। हाँ, और ये संपर्क बाद में भी बना रहा। देखिए, सिल्क रोड के जो रास्ते बाद में मशहूर हुए ना, उनके शुरुआती रूप शायद इन्हीं पुराने संपर्कों पर बने थे, जो बैक्ट्रिया के जरिए भारत को मध्य एशिया से जोड़ते थे। बाद में हखामनी फारसी साम्राज्य आया। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिया और उसे अपना एक प्रांत बना लिया। वो उसे हिंदुश कहते थे। हिंदुश? हाँ, इस दौरान फारसियों ने भारतीय खगोल विज्ञान और आयुर्वेद को अपनाया, खासकर सुश्रुत के सर्जरी के ज्ञान को। बाद में ससानित फारसी साम्राज्य ने तो सुश्रुत संहिता का पहलवी भाषा में अनुवाद भी करवाया, और ये ज्ञान फिर अरबी अनुवादों के जरिए इस्लामी दुनिया और यूरोप तक पहुंचा। अच्छा, और वो यजीदी समुदाय का जिक्र आया था बीच में, उनका क्या कनेक्शन है इस सबसे? हाँ, यजीदी ये मेसोपोटामिया का एक बहुत पुराना धार्मिक समुदाय है। उनकी मान्यताओं में कुछ चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी भारतीय परंपराओं जैसी लगती हैं। जैसे उनका सबसे प्रमुख देवदूत है ताउसी मलक, उसे मोर के रूप में दिखाया जाता है। मोर? हाँ, इसकी तुलना कभी-कभी हिंदू देवता कार्तिकेय यानी स्कंद से की जाती है। उनका वाहन भी मोर है।
ये भी माना जाता है कि उनके यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है और 7 प्रमुख देवदूत हैं, जो कुछ हद तक उपनिषदों के सप्तर्षियों और पुनर्जन्म की अवधारणा से मिलते हैं। तो क्या ये सीधा कनेक्शन है? ये कहना मुश्किल है कि कनेक्शन कितना सीधा है। शायद ये फारसी या मिथ्राइक पंथों के जरिए बना हो, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि ये सांस्कृतिक तार कितने गहरे और कितने पुराने हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि व्यापार सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, ये संस्कृति, कला, विज्ञान, धर्म, सबके विचारों को फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। निश्चित रूप से, बिल्कुल। मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली सिंधु घाटी की कलाकृतियां, जैसे वो खास तकनीक से बने कार्नेलियन मनके, या सुमेरियन मिथकों में स्वर्ग की कल्पना का वैदिक स्वर्ग से मिलना, ये सब पुराने संपर्कों की गवाही देते हैं। खगोल विज्ञान में भी समानताएं दिखती हैं, जैसे सुमेरियन राशि चक्र की शुरुआती अवधारणा और वैदिक नक्षत्रों का सिस्टम। हाँ, फारसी महलों की दीवारों पर योग जैसी मुद्राएं मिलना या पर्सिपोलिस की मोहरों पर भारतीय हाथी दिखना, ये सब उस दौर के गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को दिखाते हैं। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा था, ये लेन देन दो तरफा था, मतलब सिर्फ भारत से गया नहीं, भारत में आया भी। क्या भारत ने भी पश्चिम से कुछ लिया? बिल्कुल लिया। जैसे मेसोपोटामिया में जिगुरात नाम के ऊंचे मंदिर होते थे, सीढ़ीदार। उनकी बनावट ने शायद सिंधु घाटी की बावड़ियों या कुछ मंदिरों के वास्तुकला को प्रभावित किया हो, एक संभावना है। या जैसे मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि, क्यूनिफॉर्म, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है, क्या उसने किसी तरह भारत की ब्राह्मी लिपि के विकास को प्रेरित किया? ये सब बहस के मुद्दे हैं। दिलचस्प। लेकिन ये दिखाते हैं कि ये एक तरफा मामला नहीं था। ये संस्कृतियों और ज्ञान के अलग अलग सिस्टम के बीच एक बहुत जटिल, कई परतों वाला और लगातार चलने वाला आदान प्रदान था। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों ने पश्चिम को कई तरीकों से छुआ। भाषा के लेवल पे देखा संस्कृत और पुरानी प्रोटो इंडो यूरोपीय जड़ों के जरिए, फिलॉसफी में देखा ग्रीक विचारकों और भारतीय दर्शन के बीच विचारों के संभावित लेनदेन के जरिए, व्यापार के रास्तों से जो सिर्फ माल नहीं बल्कि सोच और संस्कृति भी लाते ले जाते थे, और हाँ, कहानियों, मिथकों और कला के जरिए भी। बिल्कुल सही। और इस असर की जो विरासत है वो बहुत गहरी है। इसने सिर्फ उस जमाने में पूरब और पश्चिम के ज्ञान के तरीकों को नहीं जोड़ा, जिन्हें हम एपिस्टीमेज या ज्ञानोमीमांसा कह सकते हैं, बल्कि इसका असर बाद में यूरोप के पुनरुद्धार, रेनेसां पर भी पड़ा, और यहाँ तक कि आधुनिक आदर्शवादी आइडियलिस्ट दर्शन पर भी। हाँ, ये बड़ी बात है। और हमारे पास इसके सबूत भी हैं, चाहे वो विलियम जोन्स के भाषा वाले निष्कर्ष हों, या पेरिप्लस जैसे व्यापारिक दस्तावेज हों, या फिर प्लॉटिनस जैसे दार्शनिकों के विचार हों जो भारतीय सोच से मिलते जुलते हैं। ये सब दिखाता है कि पुराने जमाने में भी दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी और ज्ञान कैसे सरहदों को पार करता था। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि पुराने जमाने में ज्ञान का ये फैलाव, ये लेन देन, ये हमें आज की इस कनेक्टेड दुनिया के बारे में क्या सिखाता है, और भारतीय ज्ञान प्रणालियों की ये पहुंच, ये प्रासंगिकता जो हजारों साल बनी रही, वो हमें अपने इतिहास और आज को देखने का क्या नजरिया देती है। क्या इस पुराने ज्ञान की आज की दुनिया में भी कोई जगह हो सकती है, कोई मायने हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प पड़ताल में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ।